ये तस्वीर है खामेनी की शहादत के दिन जो लोग जुटे हैं ईरान में। सोचिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मरने पर इतने लोग आएंगे? सचमुच खामनेई जो हैं वो अमर हो गए। खामनेई ईरान के प्रमुख। सोचिए, दुनिया भर के 100 देशों के लोग वहां जमा हुए थे। पूरा ईरान सड़कों पर उमड़ आया था। किसी की शहादत हो, मौत हो तो ऐसी हो, शानदार मौत हो। इसलिए भारत में बाबा साहब ने कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, खामनेई ने ईरान के प्रमुख होने के नाते ईरान को सुपर पावर बना दिया है और दुनिया इस बात को अब मान रही है कि ईरान एक ताकत है, सुपर पावर है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल में उसके नाम की गूंज दुनिया को पता है और एप्स्टीन फाइल का जो किंग है, जो किंग मास्टर है, किंग पिन है, वो बेंजामिन नेतन्याहू है और उसे भी देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। तो एक तरफ खामनेई है जिनकी शहादत में पूरा देश उमड़ रहा है, 100 देश के नेता पहुंचे, और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू है जिसे जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईरान, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब फिलिस्तीन पर इजराइल बम गिरा रहा था तब भी मैंने कहा था कि फिलिस्तीन को खत्म करना नामुमकिन है, हमास फिर से खड़ा हो जाएगा। और सबको पता है दुनिया में कि खाड़ी देश अमेरिका के डर से चुप थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर फिलिस्तीन की मदद कर रहे थे। तब भारत के जातिवादी पत्रकारों ने क्या किया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो फिलिस्तीन की जीत का जश्न मनाने कहां गए थे? इजराइल में बैठ के वो फिलिस्तीन की जीत का जश्न मना रहे थे। फिलिस्तीन में मातम था, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, औरतें मारी जा रही थी और भारत की जातिवादी मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो इजराइल में जाके जश्न मना रहा था। वो सवाल नहीं पूछ रहा था इजरायलियों से कि तुम क्यों बम गिरा रहे हो, लेकिन अब दुनिया सवाल पूछ रही है। और भारत के ही एक मुरलीधर जो पूर्व जज हैं, वो जाकर यूनाइटेड नेशंस में दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर ईरान ने जो युद्ध लड़ा है वो क्यों जरूरी था और किस तरह से फिलिस्तीन पर इजराइल ने बमबारी की है, नेस्तनाबूद किया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, सब कुछ साफ है कि इस युद्ध में अगर सबसे बड़ा कोई गुनहगार है तो वह बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन सोचिए, समय का चक्र, मतलब ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ सकता है और ऊंट कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आता ही है। सोचिए, इजराइल को नहीं लगता था कि वो कभी भी पहाड़ के नीचे आएगा। उसे लगता था कि हमने फिलिस्तीन को मसल दिया, अब हम लेबनान को मसल देंगे, उसके बाद यमन को मसल देंगे और फिर ईरान को मसल देंगे। लेकिन सोचिए, ईरान से युद्ध अमेरिका को कितना भारी पड़ा है। पूरी दुनिया में अमेरिका की साख को बट्टा लग चुका है। अमेरिका के 250 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन खुद अमेरिकी ही डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने हमें 250 साल पीछे धकेल दिया। राष्ट्रवाद के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आता है और कहता है कि हम फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे, और ईरान से युद्ध में उसने अमेरिका को खाक में मिला दिया। अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के हथियारों का खरीदार नहीं है, वो ईरान के सस्ता ड्रोन और मिसाइल की तकनीक चाहते हैं। अब दुनिया का कोई भी देश महंगे युद्धपोत का खरीदार नहीं है, महंगे जेट का खरीदार नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि ईरान ने कैसे अमेरिका के एक एक जेट, एक एक युद्धपोत को डुबा दिया है। और सोचिए, इजराइल का क्या होगा? अब सबकी नजर इजराइल पर है। खामनेई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। खामनेई की शहादत में किल ट्रंप का नारा लगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप अपनी मौत मरेगा और उसकी अपनी मौत होगी, सलाखों के पीछे की मौत, और वो एप्स्टीन फाइल में देर सवेर जेल जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू भी अपनी मौत मरेगा और उसको भी जेल जाना होगा, क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप हैं और उसी वजह से उसने इजराइल को युद्ध में धकेल दिया था। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने गृह युद्ध करवाकर सत्ता हासिल किया था। उसके बाद उसके बेटे और पत्नी ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उसके बाद पढ़ा लिखा इजरायली सड़कों पर उतरा। पहले उसने संविधान बदलने की कोशिश की,
फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे बैठाने की कोशिश की, और जब नाकाम रहा और जब राजधानी तेल अवीव में इजरायली सड़कों पर उतर गए, तब उसने खुद हमास के कुछ टुकड़ों को अपने देश में घुसवाया, कुछ लोगों की हत्या करवाई और फिर फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। और वो युद्ध में देश चला गया, इमरजेंसी लग गई, वो सत्ता से नहीं जा सकता था। लेकिन उसके बाद उसके मुंह में खून का चस्का लग गया, उसकी वाहवाही होने लगी। फिलिस्तीन में न सेना था, न आर्मी थी, न एयरपोर्ट था, किसानों का देश फिलिस्तीन। उस पर जमकर बम गिराए और उसके बाद उसको लगा कि उसके मुंह में खून लग गया है। उसके बाद उसने लेबनान पर बम गिराया। उसके बाद तो उसे लगा जैसे वो दुनिया का विजेता है, और इसी में बड़ी चूक हो गई और ईरान पर हमला कर दिया। पहली बार चूक को 12-13 दिनों में सुलट गया मामला। ईरान ने कहा कि अब गलती मत करना, तब भी ईरान ने अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना शक्तिशाली है। 45 साल से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। 28 फरवरी से पहले दुनिया के किसी भी देश पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता था। मतलब जो देश अमेरिका की बात नहीं मानता था वो दुनिया के किसी भी देश से व्यापार नहीं कर सकता है। ईरान तेल और गैस नहीं बेच सकता था, और दुनिया के देश पंगु बनकर अमेरिका की बात मानने के लिए मजबूर थे, सिवाय रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया के। ये तीनों देश है जो कभी अमेरिका की बात नहीं मानता है, और इसलिए तीनों देश आज ईरान के साथ हैं। अब ईरान ने चारों तरफ से इजराइल को घेर दिया है। मैं इसलिए बात बता रहा हूं। अब खाड़ी देश अब तक इसलिए चुप थे गजा पट्टी पर हमले के बाद और फिलिस्तीन पर हमले के बाद, क्योंकि उन्हें लगता था कि इजराइल पालतू है अमेरिका का, इजराइल बगल बच्चा है अमेरिका का। अगर इजराइल पर हमला करेंगे तो अमेरिका हम पर हमला करेगा। और अमेरिका खाड़ी देशों को कहता था कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें डॉलर में पेट्रोल का कारोबार करना होगा, और वो करते थे, मजबूरी थी। लेकिन सोचिए, ईरान इस बात को नहीं मानता था, और इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर चाहा। ट्रंप आ गया सत्ता में, उसके भी मुंह खून लग चुका था। उसने तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था। उसके बाद कहने लगा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। उसके बाद वो कहने लगा कि हमें क्यूबा चाहिए। भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजा, दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिया। ऐसा लगता था जैसे हम किसी सिकंदर के जमाने में आ गए, हिटलर और मुसोलिनी के जमाने में आ गए। साम्राज्यवाद का दौर एकदम खतरनाक हो गया था। और सोचिए, उसी दौर में ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। ईरान पर हमला करके इजराइल और अमेरिका ने बड़ी चूक कर दी, जिसकी कीमत अमेरिका 100 सालों तक चुकाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। अगर वो $325 बिलियन नहीं देता है तो उसे एक बूंद तेल नहीं देगा ईरान, और न किसी खाड़ी देश से उसको तेल जाने देगा। उसके हथियारों का पूरा व्यापार चौपट हो गया है, और अब दुनिया का कोई भी देश शायद ही उसकी बात माने। तो अमेरिका का व्यापार, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है। और रही बात बेंजामिन नेतन्याहू की और फिलिस्तीन की, तो उसे तो हमास के ऊपर बम गिराने का, फिलिस्तीन के ऊपर बम गिराने की सजा जरूर मिलेगी। हमास के बहाने मासूम बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों के मारने की सजा जरूर मिलेगी। और हमास फिर से खड़ा हो गया है, हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है, और हुती तो पहले से ही आक्रामक है। वही अब्राहम एकॉर्ड पर किसी खाड़ी देश ने दस्तखत नहीं किए हैं। अब तो खाड़ी देश कहने लगे हैं कि हम भी हमला करेंगे। तुर्की और खामनेई की शहादत में सऊदी अरेबिया, जो सबसे टॉप लीडर है खाड़ी देशों का, वो भी पहुंचा। इसका मतलब कतर हो, जॉर्डन हो, या सऊदी अरेबिया हो, इराक हो या सीरिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन सब देशों ने मान लिया है कि अब खाड़ी देशों का सबसे ताकतवर देश ईरान है, और ईरान चौथा सुपर पावर है। और ये सब कुछ खामनेई की शहादत के बाद हुआ है। तो अब इजराइल अपनी गिनती शुरू कर चुका है, उसके दिन समय हो चुके हैं। अब उसे या तो पूरी तरह से फिलिस्तीन आजाद करना पड़ेगा, वेस्ट बैंक और गजा को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी कीमत 1 करोड़ इजरायलियों को चुकानी पड़ेगी। तो सोचिए, एक समय हिटलर और मुसोलिनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया था और दुनिया में कत्लेआम मचा था। और 21वीं सदी में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, ये 2 ऐसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ी हैं। होर्मुज बंद होने की वजह से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सोचिए, समय का चक्र पलटता है, और साल 2 साल के अंदर ही इजराइल को इसकी सजा मिलेगी, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इन सब के पीछे है खामनेई की शहादत,
ईरान की ताकत 45 साल में ईरान ने विज्ञान में इतनी तरक्की की है कि वो आज इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे ताकतवर मिसाइल की तकनीक है, सबसे ताकतवर ड्रोन की तकनीक है, जिसके सामने अमेरिका ने अब सरेंडर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी मीडिया को शांत करने के लिए अनाप शनाप बयान देता है। सच्चाई ये है कि ईरान इस युद्ध को जीत चुका है, ईरान की शर्तों पर समझौता हुआ है, और अगर अमेरिका को तेल चाहिए तो ईरान की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। इजराइल का वो होगा जो उसने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है इसके बाद एशिया के दिन पलटेंगे। एशिया में तेल और गैस सस्ता होगा, एशिया में समृद्धि आएगी, और अमेरिका का जो साम्राज्यवाद था, खासकर अफ्रीका में, एशिया में या यूरोप में, वो दबदबा खत्म होगा। क्योंकि अब यूरोप ने भी तय कर लिया है कि वो अमेरिका की बात किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उन भक्तों को आप क्या कहेंगे जो कल तक ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की आरती उतारते थे? दुनिया भर के देश इन दोनों को जेनोसाइड के जिम्मेदार मान रहे हैं। कम से कम भारत के लिहाज से तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, जिसने भारतीयों को हथकड़ी लगाया, हम पर टैरिफ लगाया, हमारे जबरदस्ती ट्रेड डील करवा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना को कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया। लेकिन भक्तों का क्या है? न उनके अंदर इंसानियत की समझ है, न उनको विश्व का मैथमेटिक्स पता है, न उनको हार जीत का पता है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।